नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 351 कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या फिर मम्मट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि उज्जवल नीलमणि क्या होता है ना, रूप होता है। किसका? बोले गोस्वामी का। तो रूप गोस्वामी को ध्यान में रख लीजिएगा कि उज्जवल नीलमणि क्या है, बोले रूप है। तो रूप फार रूप गोस्वामी, रूपनारायण गोस्वामी को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा कर अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ निर्मणि रूपनारायण गोस्वामी की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का और तंत्रालोक अभिनव गुप्त की रचना है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 352 है कि अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या आनंदवर्धन। तो कई बार आप इसको देख चुके हैं ना, अभिनव गुप्त की अव्यक्तिवाद। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, शंकुक का अनुमतवाद है, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, आनंदवर्धन की बात यहाँ पे की जाए तो इनके द्वारा कोई इस प्रकार का ध्वन संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 352 का विकल्प बी अभिनव गुप्त इज राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं कि अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलक का और शंकुक अनुमतिवाद जो है शंकुक का है और ध्वनि संप्रदाय यानी कि ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 353 है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोलट और भट्टनायक और भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो देखिए, बात अगर करेंगे तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि भट्टलोलट हैं, भट्टलोलट विकल्प ए, विकल्प ए में आप देख रहे हैं भट्टलोलट। लोलट के बाद शंकुक है, शंकुक के बाद भट्टनायक है, उसके बाद अभिनव गुप्त हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, फिर नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद। ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका सिद्धांत और उनका दर्शन। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के समय लोग लुल करते हैं, तो लुल फालुलट को ध्यान में रख लीजिएगा। और मी मम्मी और मानसी, मीमांसा, शंकुक अनुमतिवाद, शंका में अनुमान होता है और संघ बनाने की अनुमति आप लोग लेते हैं, न्याय दर्शन है। भट्टनायक भोग, नायक जो होता है भोग करता है, भोग कौन कर सकता है? जो नायक होगा। नायक में आप ही लोगों में से जो परीक्षा में सफल होंगे वो नायक होंगे और जो नायक होगा वही उस पद का भोग करेगा और बिल्कुल नायक जो है साक्ष्य होता है। और अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद और अभिनव शैव दर्शन, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 354 है कि व्यंजना शक्ति का कार्य है मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना या डी है कि मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना। विकल्प डी इज राइट आंसर। व्यंजना का मतलब ही होता है कि मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 355 है कि उद्धृत वक्रोक्त को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दांडी ने, क्षेमेंद्र ने, वामन ने या फिर आनंदवर्धन ने। तो देखिए, रुद्रट जो वक्रोक्त को शब्द अलंकार मानते हैं लेकिन दंडी जो है इसको अर्थालंकार मानते हैं, दंडी, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प ये दंडी इज राइट आंसर। अब प्रश्न का 356 है कि इनमें से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं? मम्मट, भट्टलोलट, भामा है या फिर क्षेमेंद्र। तो सब लोग जान रहे हैं कि विकल्प भी भट्टलोलट जो हैं वो भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याताकार हैं और इनका जो व्याख्या इन्होंने की है उत्पत्तिवाद। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 357 है कि काव्य ग्रंथ को उनके रचनाकारों के साथ आपको सम्मिलित करना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
थोड़ा सा सोच समझ करके और नीचे कूट देख लीजिएगा, कूट के हिसाब से इसका मिलान करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जो धुन के लोक में आनंदवर्धन होता है, आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण पूरा विश्व देखता है, विश्व का रस गंगाधर, है ना, तो बिल्कुल रस गंगाधर जगन्नाथ का है। का प्रकाश मम्मट का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो एक का तीन विकल्प बी में आपको मिल गया। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है ना। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग छाप लीजिएगा। व्याख्या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का प्रकाश मम्मट का है और काव्य मीमांसा राजशेखर का। प्रश्न संख्या 358 है कि अनुमतवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, विश्वनाथ की, भट्ट लोलट की या फिर शंकुक की? तो अनुमति क्या होती है? शंख बजाने की लोग अनुमति लेते हैं, शंकुक की है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो शंकुक की अनुमतिवाद ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अनुमतवाद शंकुक की है, भुक्तिवाद भट्टनायक का है, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है, व्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का और रस सिद्धांत भरतमुनि का, साधारणीकरण भट्ट नायक का और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। अब प्रश्न संख्या 359 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति और समाधि। तो काव्य गुण की बात करते हैं, विकल्प सी शक्ति जो है काव्य गुण नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 360 है कि भक्त को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? मधुसूदन स्वामी, जीव स्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो 360 का जवाब भी आ गया कि भक्ति को जो है ना रस रूप में परिवर्तित करने वाला जीव रूप होता है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाला। तो रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले रूपे होंगे रूपा रूप नारायण गोस्वामी को ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 361 है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीतिशास्त्र। तो देखिए, बात करते हैं पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता किया, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी, विकल्प बी अष्टाध्यायी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 362 है कि निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके चिंतक हैं। अनुमतिवाद की बात करते हैं तो अनुमति शंख बजाने की, शंकुक की होती है। उत्पत्ति के समय व्यक्ति लुल लुल करता, लोलट का है। साधारणीकरण नायक का होता, भट्टनायक का। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। ऐसे कुछ किलो बना करके सबको आपको बैठाना है और विकल्प ये देख रहे हैं कि 3, 4, 2, 1 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 363 एक भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो आपने देखा होगा रससूत्र जब इन्होंने दिया विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से, अस्थाई भाव का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 363 के आप विकल्प ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 364 है कि शब्द की द्वि-अर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो शब्द की दो अर्थी योजना से वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 365 है कि आचार्य उनके सिद्धांतों के साथ सम्मेलन कीजिए। अब यहाँ पे आचार्य और नीचे उसका सिद्धांत है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, नायक का बात अगर हम लोग करते, नायक भुक्ति करता है, भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का 2 और बी का 4, सी का 5 और डी का 1। यानी कि जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब देख रहे हैं कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद और सात्र का अस्तित्ववाद है। अब प्रश्न का 360 लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो जो लक्षण ग्रंथ होता है, विकल्प बी काव्यांग विवेचन इज राइट आंसर, है ना। लक्षण ग्रंथ का मतलब होता है काव्यांग विवेचन। अब प्रश्न का 367 है कि इनमें से कौन रससूत्र के व्याख्याता नहीं है?
शंकुक नहीं है, भट्टलोलट नहीं है, वामन नहीं है, अभिनवगुप्त नहीं है। तो बिल्कुल सही विकल्प है सी है कि इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं सूत्र की तो वामन जो है सूत्र की व्याख्याता नहीं है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 368 है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई रिचर्ड्स का, मैथोनाल्ड का, लुकाच का या फिर क्रॉन्चे का? तो 368 का विकल्प ये आई ए रिचर्ड्स इज राइट आंसर, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसका जो लेखक है वो आई रिचर्ड है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 369 एक निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? भरत मुनि, भामा, विश्वनाथ और अभिनवगुप्त। भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, भामा, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, और भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ और भामा। तो 369 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी आपका सही होगा। भरत मुनि है, भामा है, अभिनवगुप्त है और विश्वनाथ है। विकल्प सी इज राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि भरत मुनि 10वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है, भामा 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार का ग्रंथ है, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी में धन्यालोक लोचन का ग्रंथ है और विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी में साहित्य दर्पण है। अब प्रश्न संख्या 370 है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7? तो ढेर सारे भाई बहनों ने बता दिया है कि सर विकल्प को लाभ किया जाए। भरत मुनि के अनुसार जो गुण है वो 10 गुण है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 371 है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न को बिल्कुल मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा आप लोग से उत्तर में देखूंगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प को लाभ किया जाए। भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, है ना। तो भरत मुनि की बात करते हैं 2वीं शताब्दी में जन्म हुआ, आनंदवर्धन का 9वीं सदी में, विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी में और जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी में। बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 372 है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यंजनावाद और आपको मिलाना होगा अभिजातवाद, अस्तित्ववाद और विखंडनवाद। तो इसको जब देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो विकल्प है व्यंजनावाद, व्यंजना क्रॉन्चे का मैंने आपको कई बार बताया है, क्रॉन्चे का व्यंजनावाद। अभिजातवाद टी.एस. इलियट का, जो इलियट व्यक्ति होता है अभिजात होता है। अस्तित्व जो होता है वो श्राद्ध का होता है, श्राद्ध। विखंडन जागदरिद्रा का होता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 4 2 जगह मिल रहा है, बी और डी में मिल रहा है, बी का 1 मिल गया, सी का 2 और डी का 3। यानी कि जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसों तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र। अब प्रश्न संख्या 373 काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? अब भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा और दंडी, और फिर अभिनवगुप्त, भामा, दंडी और आनंदवर्धन। तो 373 के हिसाब से आपका जवाब आगे सिर्फ विकल्प को लाभ किया जाए। सबसे पहले भामा है, फिर दंडी है, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त है। विकल्प ये इज राइट आंसर है ना। भामा का 6वीं शताब्दी में, दंडी का 7वीं में, अभिनवगुप्त का 9वीं में और आनंदवर्धन का 9वीं में और अभिनवगुप्त का 10वीं में है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 374 निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को मिलान करिए। तो अवधारणा और उनके जो सिद्धांत हैं, संस्थापक हैं, उसको मिलान करना है। बात करते हैं साहृदय। तो साहृदय व्यक्ति जो होता है ना उसके अंदर आनंदवर्धन होता है। साधारणीकरण की बात अगर हम लोग करते हैं तो सदैव नायक का होता है, नायक फार भट्टनायक को ध्यान में रख लीजिएगा। मधुमती की भूमिका करने वाला केशव होता है, केशव प्रसाद गुप्त। और अर्थ की लय जगदीश गुप्त का है, जगदीश गुप्त का है। अभिनव गुप्त की बात अगर हम लोग करते हैं तो अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद। ठीक, तो फिलहाल इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको एक कूट दिखाई देगा, कूट सी 2, 1, 4, 3 इज राइट आंसर। सी को आप लोग सही करिएगा। प्रश्न संख्या 375 बकरो संप्रदाय के विरोधी आचार है। अब बकरो संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? भामा, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट या फिर मम्मट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। बकरुत का जो विरोधी आचार है विकल्प भी आचार्य विश्वनाथ इज राइट आंसर, है ना। विश्वनाथ को लाख कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 376 काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान और प्रगाढ़ पांडित्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया
कि सर प्रश्न संख्या 376 के हिसाब से विकल्प बी शब्द ज्ञान इज राइट आंसर, है ना। जो शब्द का ज्ञान है यही सही है। काव्य हेतुकार शब्द ज्ञान होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 377 वैदग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है? कुंतक का, भोज का, राजशेखर का, पंडित जगन्नाथ का। तो 377 का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये कुंतक इज राइट आंसर। कुंतक का वैदग्धा भंगी भणित, वैदग्धा भंगी भणित कुंतक का, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। वैदग्धा भंगी भणित कुंतक का है। आदोषम निर्दोषम गुणोत्त काव्य अलंकारम कृतम भोजराज का है। तस्य कवि कृति स्मृत काव्यम राजशेखर का है। रमणी प्रतिपादक है जगन्नाथ का। अब प्रश्न संख्या 378 कि रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो आपका जवाब आ गया, सब विकल्प ए को लॉक किया जाए। शाहजहां इज राइट आंसर, है ना, शाहजहां। अब प्रश्न संख्या 379 काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की, राजशेखर की, दंडे की या फिर रुद्र भट्ट की। तो काव्य अलंकार कौन करते हैं? मैंने आपको 20 बार बताया है, भामा करते हैं। भामा माने मामा करते हैं, ठीक है, मामा की पुस्तक है। काव्य मीमांसा राजशेखर का है। काव्यदर्श दंडी का है और श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का है। प्रश्न संख्या 380 है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय ने, पटनायक ने, भरतमुनि ने, भानुदत्त ने। तो देखिए, नाटक को पंचम वेद तो कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? भरत मुनि ने कहा। जो मुनि है वही कह सकता है नाटक को पंचम वेद, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 381 है कि काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट, भामा, दंडी, वामन। तो आपका जवाब आ गया काम अलंकार संग्रह। उद क्या कर, भट्ट से क्या कर, काव्य अलंकार का संग्रह कर। उठ, भट्ट से क्या कर, काव्य अलंकार का संग्रह कर। उद्भट की रचना ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। भामा का काव्य अलंकार, दंडी का काव्य आदर्श है, तो वामन का अलंकार जो है काव्य सूत्रवृत्ति, ठीक है। चलिए, अलंकार सूत्रवृत्ति ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 382 है कि आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या रीत। तो देखिए, कुंतल भर वजन अगर किसी के ऊपर रख दोगे तो भैया वो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो आचार्य कुंतक वक्रोक्त के हैं, औचित्य के छविंदर हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन है, रीत के वामन है, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे व्याख्या इसकी देख सकते हैं। रस के भरतमुनि, अलंकार के भामा, औचित्य के छविंदर, ध्वनि के आनंदवर्धन और रीत के वामन है। अब प्रश्न संख्या 383 के एकांकी में अन्वित अथवा संकलन तरह के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र की, कार्य की, प्रक्रिया की या फिर पताका की। तो सभी का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कार्य की गणना, है ना। अब प्रश्न संख्या 384 है कि शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्दशक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। तो व्यंजना होता है, जहाँ मूल अर्थ नहीं हो बल्कि उसका व्यंग्यार्थ लिया जाता है, तो व्यंग में व्यंजना होता है। विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। जहाँ मुख्यार्थ बाधित हो वहाँ बिल्कुल लक्षणा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 385 काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, भामा, वामन, आनंदवर्धन। तो जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। वामन इज राइट आंसर। काव्य दोष की सबसे पहले जो व्याख्या या परिभाषा वामन ने दी है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 386 है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तवाद किस आचार्य का मत है? अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो भुक्ति कौन करेगा? भुक्ति भोग करने वाला नायक ही होगा, ध्यान में रखिएगा। भट्टनायक को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 387 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? अब इनमें कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, आपको जवाब देना है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो यही सही नहीं है, विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 388 है कि ध्वन्यालोक के किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक की बात अगर हम लोग करते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए।
विकल्प सी 9वीं शताब्दी इज राइट आंसर। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अब प्रश्न संख्या 389 कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेल लावेथल, जार्ज लुकाच लुया काच, जाक दरिदा और इप्पोलितेन। तो 389 का जो जवाब था विकल्प बी, जॉर्ज ल्यूकाच इज राइट आंसर। ठीक है, विकल्प बी को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 390 है कि बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1795, 1772, 1817 और 1840। तो 1817 ध्यान में रखिएगा, है ना, इसको आप लोग बिल्कुल छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 391 निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रेम्बलर, साइंस एंड पोट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी और एथेस्टिक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि रेम्बलर इज राइट आंसर। जॉनसन की कृति है रेम्बलर। ठीक, रेम्बलर जॉनसन की, एथेस्टिक तो क्रेंचो की, साइंस एंड पोट्री या रिचर्ड की और इल्यूजन एंड रियलिटी कार्ड वेल की है। अब संख्या 392 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना संबंधित नहीं है? स्पिनार्ग, रिलावार्थ, क्लिंथ ब्रुक्स और जॉन क्रोरेंसम। तो आपका जवाब यहाँ पे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 92 का 392 का जो जवाब है विकल्प बी, रिलावार्थ इज राइट आंसर, है ना, ये नई आलोचना संबंधित नहीं है। अब प्रश्न संख्या 393 मही भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभ्यंजनवाद। तो आपका जवाब आ गया कि सर 393 का जो सही जवाब है विकल्प ये अनुमानवाद इज राइट आंसर, है ना। महिम भट्ट ने अनुमानवाद का प्रतिपादन किया था, ध्यान में रख लीजिएगा। चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध कुलक, विरुद्ध और प्रज्ञा और विरुद्ध और करभक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए, विरुद्ध और करम्भक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 395 निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में आभेद माना? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 396 काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? अब सही विकास क्रम की बात अगर हम लोग करते हैं विकल्प बी, रस, अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रस के भरतमुनि है, अलंकार के भामा है, रीति के वामन है, वक्रोक्त के कुंतक है, ध्वनि के आनंदवर्धन है और औचित्य के आचार्य क्षेमेंद्र है। अब प्रश्न संख्या 397 है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने या फिर आनंद वर्धन ने। तो 397 का आपका जवाब आ गया, विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए आचार्य वामन ने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए, वामन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 398 की रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। तो सबसे पहले वामन ने इसका विरोध किया था, सॉरी, रस को नाट्य तक सीमित करने का अभिनव गुप्त ने, ध्यान में रख लीजिएगा, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध जो किया था अभिनव गुप्त ने किया था। जो नया व्यक्ति होगा वही विरोध करेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 399 है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? भामा ने, राजशेखर ने, रुयक ने या फिर आनंद वर्धन ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी रुयक इज राइट आंसर, है ना। इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं, विश्वनाथ के अतिरिक्त रुयक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया। इनका समय 12वीं शताब्दी में था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, साहित्य मीमांसा। अब प्रश्न संख्या 400 है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्व,
समास भूयस्तौ त्वम, ये किसका कथन है? भरत का, वामन का और यज्ञ का, दंडी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प भी को लाद किया जाए, विकल्प भी वामन इज राइट आंसर, है ना। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि आचार्य वामन के अनुसार ओजस समास भूयस त्वम, अर्थात समास की अधिकता को ओज कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 400 का विकल्प बी का जवाब दिया था, विकल्प बी दिया था, बिल्कुल सही जवाब भीष्म तैयारी सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।